हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिवाकर शर्मा, आपका एजुकेटर। बेटा स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में बताया था कि डीएनए से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी में बहुत ही कम डेटा गिवन है, और एनसीईआरटी में उनसे इंटीग्रेटेड बातें लिखी गई हैं और जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस अपना रखते भी हैं और इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सो लेट मी डिस्कस दीज टॉपिक्स। तो मैं अभी मैंने प्लान किया है कि मैं आपके जितने भी ये टॉपिक्स हैं इन सभी को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो है आपको अवेलेबल कराऊंगा, जिसकी आज हम पहली वीडियो बना रहे हैं, जस्ट दैट इज़ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। तो देखिएगा, जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है कि इसको 4 लेवल पे एग्जर्ट किया जाता है, 4 लेवल पे बताया जाता है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो आपको मालूम ही है कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर भी मतलब कि रेगुलेशन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जिस उसके अंदर एक्टिवेटर्स और आपके इनहाइबिटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, और हम मतलब ट्रांसक्रिप्शन को बनने दें या ना बनने दें, ये हमारे कंट्रोल में रहता है। तो हम इस तरीके से वहाँ पर भी उस लेवल के ऊपर भी रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है। प्रोसेसिंग लेवल पे हो सकता है, यानी कि स्प्लाइसिंग के लेवल पे हम रेगुलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक्सॉन्स को हम जो वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि वो सीक्वेंस है जो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए कोड करते हैं, इंट्रॉन्स किसी इन्फॉर्मेशन के लिए कोड नहीं करते हैं, जंक पार्ट होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। वो भी एक रेगुलेशन का स्टेप हो गया। दूसरा हो, थर्ड वन है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। यानी कि जब वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो वो वहाँ पर कितनी देर स्टे कर रहा है साइटोसोल में, उसके ऊपर हम वहाँ पर भी उसको रेगुलेट कर सकते हैं। मान लो कि वो बन के तैयार हो गया और हम उसका नहीं चाहते, ट्रांसलेशन होने वाला है, तो हम उसको किसी तरीके से हम स्टॉप कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी करवा सकते हैं, उस एमआरएनए को हम चॉप कर सकते हैं पीसेस के अंदर, जिससे वो उसकी जो इंफॉर्मेशन देने की जो प्रक्रिया है वो ठप पड़ जाए, वो स्टॉप हो जाए। तो ये भी हम कर सकते हैं थर्ड स्टेप पे। ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब कि बहुत सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंस हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं, जिनका डिफरेंट फैक्टर्स के द्वारा रिकॉग्निशन किया जाता है, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था। और अगर वो रिकॉग्निशन नहीं पॉसिबल हम होने देंगे, तो हम वहाँ पे ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर भी जीन का रेगुलेशन कर सकते हैं यूकैरियोट्स में। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे जो इलोंगेशन फैक्टर होता है EIF, मैंने ट्रांसलेशन में पढ़ाया था, इलोंगेशन फैक्टर 2। अगर हम उसका फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, यानी अब हमने उसके अंदर कोई केमिकल मोइटी ऐड कर दी, तो जो फैक्टर है वो बेसिकली एक प्रोटीन है, वो एक तरह से एंजाइम की तरह ही काम कर रहा है वहाँ पर। अब आपने किसी भी एक एंजाइम की तरह जो काम कर रहा है उसके अंदर कोई नया केमिकल नेचर जोड़ दिया, तो ऑब्वियसली बात है भाई, उसकी एक्टिविटी प्रभावित हो जाएगी, तो वो ट्रांसलेशन को नहीं होने देगा। तो अगर आप फॉस्फोराइलेशन नहीं होने दोगे EIF का, तो ट्रांसलेशन होगा, और अगर आप उसका फॉस्फोराइलेशन कर दोगे तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, तो इन्फॉर्मेशन कोड नहीं हो पाएगी। तो बॉडी के अंदर जो है यूकैरियोट्स के अंदर इन 4 लेवल पे होता है। देखिएगा, ये 4 लेवल के अंदर 3 लेवल तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहे हैं, जैसे मैंने ट्रांसलेशन लेवल का बता दिया कि एलोंगेशन फैक्टर का फॉस्फोराइलेशन, नॉन फॉस्फोराइलेशन करके एमआरएनए का कितनी देर स्टैंड बाई पे रह रहा है वो आपका साइटोसोल में, कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो उस पर नहीं हो रही है। प्रोसेसिंग लेवल आपने बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है ना। स्प्लाइसिंग जो है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स का रिमूवल किया जाता है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे को यहाँ दिक्कत होती है, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। बेटा इसी से संबंधित जो है ब्रेडन एंड डेविडसन ने जीन बैटरी मॉडल जो है वो आपका प्रतिपादित किया था, जीन बैटरी मॉडल जो है वो आपका दिया था। ये जो जीन बैटरी मॉडल है, इसके बारे में सबसे पहले आपको क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन बैटरी मॉडल वाज गिवन बाय, तो आपको याद रखना है ब्रेडन एंड डेविडसन ने। ठीक है, जीन बैटरी मॉडल किस बारे में है सर? ये जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स है, ध्यान से सुनिएगा, जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स है, इसके बारे में ब्रेडन एंड डेविडसन ने बताया था। देखिएगा, अब देखिएगा, ये हमें 5 टाइप के जीन्स के बारे में बताता है। सबसे पहले है सेंसर जीन, सेकंड नंबर पे है इंटीग्रेटर जीन, थर्ड पे है रिसेप्टर जीन, फोर्थ पे है आपका प्रोड्यूसर और स्ट्रक्चरल जीन, और फिफ्थ पे है एनहेंसर और साइलेंसर जीन। देखिएगा, सेंसर जीन क्या होता है? इट इज मेंट फॉर पिकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट
इंफॉर्मेशन इज contained in various metabolite, vitamin, hormones, etc. and any of them can function as transcription factor. देखो बच्चों, यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है माफ कीजिएगा, ये जो डेफिनेशन है ये हो सकता है कि एक बार के लिए थोड़ी कम समझ में आए, ठीक है। इसके लिए बच्चों मैंने एक बहुत ही अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो किया है, तो इसको आपको कैसे समझना है वो आपको पहले समझें। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। बेसिकली जीन बैटरी मॉडल में क्या है कि आपके पास में ये तो एक ऊपर जो पूरा डायग्राम बना हुआ है, इसको मैं एक बार आपको ऐसे समझा देता हूँ कि मान लीजिएगा कि ये आपके पास में ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो उससे पहले डीएनए की सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो जीन बैटरी मॉडल है वो आपको पहले वाले लेवल के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? पहले वाले लेवल के बारे में, कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर आप कैसे रेगुलेशन कर सकते हो उसको, उसका एक मेथड बताया था। जैसे आपने देखा होगा कि प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन के लिए एक मॉडल दिया था, और वो मॉडल का नाम क्या था आपका? ऑपेरॉन मॉडल था, ठीक है ना। वैसे ही डेविडसन और ब्रेटन ने जो है जीन बैटरी मॉडल दिया था यूकैरियोट्स में, कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन कैसे होता है उसको समझने के लिए। देखिएगा, अब यहाँ पर एक देखिएगा कि मान लो कि ये हमारे पास में डीएनए है, तो बच्चों इसके अंदर जब हम डेप्थ लेवल पे चीज़ें देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि आपको ये बात मालूम है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, इसीलिए हम वहाँ पर पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास में भी बहुत सारे जीन्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम है कि हम उसके अंदर किसी स्पेसिफिक जीन की सीक्वेंस को ही कोड करते हैं, यानी कि मोनोसिस्टोनिक सीक्वेंस को ही हम कोड करते हैं, जो केवल किसी एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करती है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि यूकैरियोटिक जो डीएनए है वो आपका मोनोसिस्टोनिक है, यानी कि उनमें जो सीक्वेंस प्रेजेंट है वो किसी एक मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रही है, ठीक है। तो आपको एक कॉमन डिफरेंस अपने दिमाग में क्या बिठा लेना है कि जो प्रोकैरियोटिक के केस में अगर हम बात करते हैं, प्रोकैरियोट के केस में, तो मान लो कि स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। स्ट्रक्चरल जीन आपको पता है कि जिसकी कोडिंग होगी और जिससे एमआरएनए बनाएंगे। इससे पहले जो है वो आपकी क्या सीक्वेंस प्रेजेंट होती है? प्रोमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो वहां पर क्या होता है कि सारे स्ट्रक्चरल जीन के लिए एक ही प्रोमोटर सीक्वेंस होती है प्रोकैरियोट्स के केस में। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स के केस में बात करते हैं, क्योंकि वहां पर पॉलीसिस्टोनिक नेचर है, तो सभी के लिए एक आपकी प्रोमोटर सीक्वेंस है। लेकिन जब आप यूकैरियोट्स का केस डिस्कस कर रहे हो तो यहां पर ईच जो जीन किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है उसका अपना प्रोमोटर होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको बात मालूम ही है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है। आप सभी जीन को तो कोड नहीं करोगे ना, वहां पे तो क्या है कि एक बार आपने प्रोमोटर से अनुमति ले ली तो आपको सारे के सारे जीन जितने भी हैं सभी को कोड करना है। लेकिन आप यहाँ पर सभी को कोड नहीं कर सकते ना, आपको तो केवल एक को ही करना पड़ेगा जिससे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान में रखनी है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो आपके स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, तो ईच स्ट्रक्चरल जीन हैव देयर ओन प्रोमोटर सीक्वेंस, रिमेंबर वन। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जिसको आपको कोड करना है तो उसी के प्रोमोटर को आपको क्या करना पड़ेगा? उसी के प्रोमोटर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। इसीलिए यूकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो उसकी प्रोमोटर मतलब कि जैसे मान लो कि कोई भी आपके पास में मोनोसिस्टोनिक डीएनए है, ठीक है, उसके अंदर मान लो एक जीन है वो कोड करता है किसी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ऐसी बात है कि उसमें दूसरे भी जीन प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो सारे के सारे आपको मालूम है कि बंद हैं। आपको तो केवल उसी चीज़ के लिए कोड करना है ना जिससे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप क्या करोगे कि उसके प्रोमोटर को ही आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप एक बात समझ लें कि यूकैरियोट के अंदर ईच स्ट्रक्चरल जीन हैव देयर ओन प्रोमोटर सीक्वेंस, क्योंकि वहां पे मोनोसिस्टोनिक नेचर एग्जिबिट होता है और वहां पर पॉलीसिस्टोनिक नेचर एग्जिबिट होता है। तो वहां पर ऑल द स्ट्रक्चरल जीन्स हैव द व्हाट? वन प्रोमोटर सीक्वेंस। समझ, क्योंकि एक प्रोमोटर कौन किया? सबको कोड करवा दो। लेकिन यहाँ पे तो एक प्रोमोटर से सबको कोड तो करवाएंगे नहीं, हमें तो एक को ही करना है। तो एक प्रोमोटर से एक को करेंगे, फिर उसके अगर मान लो किसी दूसरी जगह पे अगर मान लो दूसरे को करना है तो उसका अपना अलग प्रोमोटर है। तो वहां पे अलग अलग प्रोमोटर सीक्वेंस होती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि वहां पर तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जब हम जीन रेगुलेशन देख रहे थे तो वहां पे देखा कि आपने वहां भी कई प्रकार के जीन थे, जैसे रेगुलेटर जीन था, ऑपरेटर जीन था, स्ट्रक्चरल जीन थे,
इनहाइबिटर जीन थे, वैसे ही बच्चों यहाँ पे ब्रिटन एंड डेविडसन ने बताया था। तो देखिएगा ब्रिटन एंड डेविडसन के बेसिकली तो हम 4 जीन लेकर चलते हैं अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। और वो 4 जीन कैसे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले मतलब कि ये पूरी की पूरी एक ही सीक्वेंस है, मैंने थोड़ा सा ऐसे स्प्लिट करके दिखाया, तो आप ये ना सोचे कि ये अलग है और ये अलग है, ये सारा एक ही है। बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़ा इसको साइड में बनाया और इसको अलग बनाया, जबकि है ये सारा एक ही आपस में, ठीक है। तो देखिएगा कि जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसके अपस्ट्रीम की तरफ एक सीक्वेंस होती है जिसको हम कहते हैं सेंसर सीक्वेंस, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज मेंट फॉर पिकिंग अप द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर जैसे कोई भी हार्मोन आया और उस हार्मोन को कोई भी मैसेज देना है कि यार मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल FSH ही आ रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही आ रहे हैं, और आपको एक नीचे टेस्टिस पे जाके मैसेज देना है कि यार टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना है। तो यार टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए आपको मतलब कि उसने आकर ऐसे मैसेंजर दे दिया, तो वो मैसेज आपको मालूम है कि किसी न किसी तरीके से DNA से ही आप उसकी इंफॉर्मेशन तैयार करोगे टेस्टोस्टेरोन बनाने की, जो भी होगी, ठीक है। उसके जो एंजाइम्स होंगे, उसके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो सेंसर जो पार्ट होता है DNA का यूकैरियोट के अंदर, जो सेंसर सीक्वेंस है, वहाँ पर कोई भी फैक्टर जो है, कोई भी मतलब कि जैसे कोई विटामिन हो गया, कोई एंजाइम हो गया, कोई हार्मोन हो गया, या फिर जैसे मान लो जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हो सकते हैं, जैसे सेकेंडरी मैसेंजर फॉर एग्जांपल जैसे आपने साइक्लिक AMP का नाम सुना है, IP3 का नाम सुना है, ये सभी के सभी इनमें से कोई भी मतलब पार्टिकुलर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा जिसके अंदर हार्मोन भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, जैसा भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है और जो भी उसके अंदर एज ए इंफॉर्मेशन लेकर आने वाला है, वो कोई भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैंने सबके एग्जाम्पल दे दिए। वो एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो मैंने जैसे यहां पे लिखा है कि हार्मोन प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है, इसको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, सो इट इज बिहेविंग लाइक द व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सो इट विल बाइंड टू दी व्हाट? सेंसर सीक्वेंस। ये सेंसर सीक्वेंस से बाइंड करेगा। अब सेंसर सीक्वेंस से बाइंड करने के बाद में जैसे ये बाइंड होता है सेंसर सीक्वेंस से, तो जो सेकंड सीक्वेंस आती है वो कौन सी होती है? इंटीग्रेटर सीक्वेंस होती है। कौन सी होती है? इंटीग्रेटर सीक्वेंस होती है। और इसको प्रोकैरियोट्स के अंदर रेगुलेटर सीक्वेंस का नाम होते हैं, जिसको आप आई कहते हो ना, उसको प्रोकैरियोट में रेगुलेटर कहते हैं, यूकैरियोट में इंटीग्रेटर कहते हैं। ये क्या कहता है कि दे कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटर जीन बाय फॉर्मिंग एन एक्टिवेटर RNA। द RNA रेगुलेट द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर जीन। अब जैसे ही ये सेंसर से बाइंड करता है तो इंटीग्रेटर जीन को पता चल जाता है कि सेंसर से बाइंड कर गया, तो ये क्या करता है, ये वाली जो सीक्वेंस होती है एक पहले एक्टिवेटर mRNA बनाती है, एक पहले एक mRNA बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटर mRNA। ये एक्टिवेटर mRNA प्रोटीन भी बना सकता है आगे जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या होता है कि ये एक्टिवेटर mRNA रिसेप्टर, जो मतलब कि इंटीग्रेटर के बाद में कौन सी सीक्वेंस है? रिसेप्टर सीक्वेंस। ये एक्टिवेटर mRNA इस रिसेप्टर सीक्वेंस से जाकर बाइंड कर जाएगा। समझ में आ गई बात? या फिर ये भी हो सकता है कि ये प्रोटीन बना ले और प्रोटीन की फॉर्म में जाकर बाइंड कर जाए। मतलब वो आपके डिपेंड कर सकता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कि वो एक्टिवेटर mRNA की फॉर्म में जाकर बाइंड करेगा या प्रोटीन की फॉर्म में जाकर बाइंड करेगा, वो डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये मतलब डिपेंड करेगा कि वो किस फॉर्म में जाकर बाइंड करना चाहता है। ठीक है, जैसे ही ये इससे बाइंड करता है तो याद रखना कि रिसेप्टर सीक्वेंस इन यूकैरियोट इज बेसिकली द प्रोमोटर सीक्वेंस। प्रोमोटर सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर सीक्वेंस कहते हैं। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि एवरी यूकैरियोटिक जीन देयर हैव द ओन रिसेप्टर जीन लाइक प्रोमोटर सीक्वेंस आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटीग्रेटर जीन। इंटीग्रेटर जीन से इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद दे रेगुलेट द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर जीन और दे रेगुलेट द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर जीन्स। रिसेप्टर जीन्स जो है हमारे मतलब कि रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हमने देख लिया सेंसर जीन्स, ठीक है, रिसेप्टर जीन्स। तो यहां पर अब यहां पर ये बाइंड हो गया, तो इसके बाइंड होने के बाद में ये प्रोमो सीक्वेंस का पता चल जाएगा और ये स्ट्रक्चरल जीन आपका mRNA और mRNA से प्रोटीन बनाएगा। यानी आप देखो यहां पर अगर मान लीजिएगा कि ये इस सेंसर से आकर बाइंड करे और ये एक्टिवेटर mRNA को हम यहां पर स्टॉप कर दें, इससे बाइंड ना होने दें, तो क्या ये जो प्रोमोटर सीक्वेंस है इसका आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा? क्या ये प्रोमोटर सीक्वेंस एक्टिवेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और क्या स्ट्रक्चरल जीन आगे mRNA कोड कर पाएंगे, मतलब mRNA बना पाएंगे और mRNA से प्रोटीन बनेगा आगे? क्योंकि जब mRNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन कहां से बनेगा? तो यहां पर बेसिकली आपको ये समझना है, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा
कि इनमें से आप किसी भी प्रोसेस को पहले स्टॉप करके इसके ट्रांसक्रिप्शन को आप स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हार्मोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सेंसर से आके बाइंड करता है, उसकी वजह से इंटीग्रेटर एक एक्टिवेटर एमआरएनए भी बना सकता है और प्रोटीन भी बना सकता है, जो एक रिसेप्टर से बाइंड करके उसको एक्टिवेट करते हैं। रिसेप्टर बेसिकली एक तरह की प्रोमोटर सीक्वेंस ही है, ठीक है ना। और उसके प्रोमोटर सीक्वेंस के चालू हो जाने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो आपका स्ट्रक्चरल जीन को जो है वो आपका एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर इनमें से मैं किसी को भी स्टॉप कर देता हूं तो इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनने से यानी कि आप क्या कर सकते हो, देखो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में क्या बन रहा है, एमआरएनए। ये तो हो गया सेकेंडरी एमआरएनए जो हम तैयार कर रहे हैं अलग से, ठीक है ना, जो हम बना रहे हैं। लेकिन इस एमआरएनए को बनाने के लिए हम एक पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बनाते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब हो गया प्राइमरी एमआरएनए जो हम बना रहे हैं यहाँ पे। और इस प्राइमरी एमआरएनए का यूज कर हम यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल जो ट्रांसक्रिप्शन जो है, जिससे हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। इस बात का यहाँ पर ये मतलब है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन आता है किससे, ब्रिटन एंड डेविडसन जीन बैटरी मॉडल से। कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी ने केवल लाइन में लिख दिया है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, बट एनसीईआरटी की लाइन का एक्सप्लेनेशन ये सारा है कि एक्चुअल में वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कुछ नहीं है, वो बेसिकली इंटीग्रेटर के द्वारा बनाया गया एक्टिवेटर एमआरएनए है। ये सबसे पहले बन रहा है, इसीलिए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाया गया। समझ में आ गई बात? तो इसको बनाकर हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ है आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे मैसेज या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं एनहेंसर और साइलेंसर। एनहेंसर और साइलेंसर भी एक तरह की सीक्वेंस है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो मान लो कि यहाँ पर क्या होता है कि आप ऐसा समझेंगे, आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये डीएनए है और जो प्रोमोटर सीक्वेंस है, मान लो या जो अभी आपने देखा रिसेप्टर सीक्वेंस है, ये मान लो प्रोमोटर सीक्वेंस है और इसके काफ़ी अप स्ट्रीम पर क्या है आपका एनहेंसर सीक्वेंस हो सकती है और साइलेंसर सीक्वेंस भी हो सकती है। वो अप स्ट्रीम भी हो सकती है, डाउन स्ट्रीम दोनों हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये एनहेंसर सीक्वेंस जो होती है, ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है कि ये एनहेंसर सीक्वेंस जो है ये क्या होती हैं कि मतलब कि इस एनहेंसर सीक्वेंस क्या होता है, उस टाइम पर क्या होगा कि ये जो आपका जो डीएनए है ये क्या करता है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इस तरह से आप ऐसा समझेंगे कि ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसने ऐसे बना लेगा। तो यहाँ पर प्रोमोटर सीक्वेंस है, मान लो ऐसे लूप बना लिया और इधर एनहेंसर आ गया और इन दोनों को आपस में क्या करवा देगा, बाइंड करवा देंगे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे। मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, तब आपको बताया भी था कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे वो दोनों बाइंड करवा देंगे और प्रोमोटर सीक्वेंस को एक्टिवेट करवा देंगे। तो हम एनहेंसर और साइलेंसर, और अगर कोई साइलेंसर सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकती है, बाइंड नहीं होने देगी, वो रेगुलेट कर सकती है। तो एक तरह से बेसिकली एनहेंसर और साइलेंसर भी एक ऐसी पार्टिकुलर सीक्वेंसेस होती हैं जिनसे भी आप मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर सकते हो, बंद कर सकते हो और चालू कर सकते हो। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज एग्जैक्टली द जीन बैटरी मॉडल। इट इज़ नथिंग, 4-5 टाइप के जीन है, सेंसर, इंटीग्रेटर, रिसेप्टर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। सेंसर से कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन, विटामिन, हार्मोन, ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है और फिर उसके बाद में इंटीग्रेटर जीन जो होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन एक्टिवेटर एमआरएनए की फॉर्म में या प्रोटीन की फॉर्म में जो होता है रिसेप्टर से बाइंड करवाएगा, फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके एक्टिवेट होने के बाद में जो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो आपका प्रोटीन बना लेगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि जीन बैटरी मॉडल जो है वो आपका क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एक बार आप इसके लिए अगर मान लो लिखना चाहते हैं इसको नोट्स की फॉर्म में, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए मैंने फ़ोटो भी आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अब बच्चों मैंने इस आपको पता ही है वीडियो के टाइटल में आपको बताया था कि हम होम्योटिक जीन्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों मैंने आपको कुछ जीन्स के बारे में वैसे ही भी बताया था। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कौन से होते हैं, वो वह जीन होते हैं जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, तो भाई उसमें जो भी जीन आपके मान लो हेक्सोकाइनेस के लिए काम करते हैं, तो उसको हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा क्योंकि हर सेल ग्लाइकोलाइसिस कर रही है, उनको कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो मतलब कि उनको हमेशा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है,
कभी कभी उनको एक्सप्रेस होना होता है, तो उनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या फिर लग्जरी जीन कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था। जैसे एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है भाई लग्जरी जीन का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको याद रखना है जैसे लैकोप्रोन के अंदर जैसे आपके लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले जीन थे, है ना, ZYA, तो उनकी जरूरत कब पड़ती है, जब आपको लैक्टोज का डाइजेशन करना होता है। तो ऐसे जीन जब आपकी जिसकी जरूरत तब पड़े, जिस प्रोसेस के लिए कि जब आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन में रिक्वायरमेंट पड़े, उनको नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या फिर आप क्या कह सकते हो, लग्जरी जीन कहते हो। फिर एक और आता है बेटा आपके सामने, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज होम्योटिक जीन्स। किसके बारे में बात करेंगे, होम्योटिक जीन्स, ठीक है ना। होम्योटिक जीन्स ये क्या होते हैं बच्चों, ये जो होते हैं ये डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द जीन्स विच कंट्रोल द डेवलपमेंट दे आर नोन एज जीन्स कंट्रोल डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आपका होम्योटिक जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, होम्योटिक जीन्स कहते हैं। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, इन जीन्स की स्टडी जो है वो सबसे ज़्यादा किस में हुई है, ड्रोसोफिला में हुई है। किस में हुई है बच्चों, ड्रोसोफिला में हुई है, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है कि ये जो जीन्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो जीन्स होते हैं इनको, इनकी जो सीक्वेंस होती है, मतलब जो हमारे डेवलपमेंट को जो कंट्रोल करती है, इनकी जो सीक्वेंस होती है वो मतलब कि जैसे मान लो ये DNA है, जहाँ पर इनकी सीक्वेंस कंजर्व्ड है, जहाँ पर इनकी सीक्वेंस क्या है, कंजर्व है, मतलब कि जब भी इनमें कोई चेंज आना होता है तब आ जाता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे DNA के अंदर ऐसी कुछ सीक्वेंस हैं जो सीक्वेंस आपके डेवलपमेंट को कंट्रोल करती हैं और वो कंजर्व रहती हैं, ठीक है ना। तो उस सीक्वेंस जहाँ पर ये कंजर्व हैं, उस सीक्वेंस वाले पार्ट को, मतलब एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गई, उसको हम क्या कहते हैं, होम्यो बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, होम्यो बॉक्स कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर आप एक चीज देखो, अगर इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो उससे एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, पूरे के पूरे बॉडी डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब मान लो कि पूरे बॉडी के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, इनमें जरा सा म्यूटेशन हो गया, तो इनमें म्यूटेशन होने के कारण हो सकता है बॉडी डेवलपमेंट क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। बॉडी डेवलपमेंट क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कि अगर मान लो कि जैसे कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट की लेग जो है वो चेंज हो गई एंटीना के अंदर। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि हो सकता है कि उसके लेग के जीन के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो गया हो, म्यूटेशंस हो गया हो। तो कौन से जीन में डिस्टर्बेंस होने के कारण बॉडी के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में चेंज आ जाता है, तो वो कौन से हैं, होम्योटिक जीन्स हैं। अभी आपको इसके बारे में नीट लेवल पे इतनी ही बातें जाननी है कि होम्योटिक जीन्स क्या होती हैं, कि जीन्स वो कंट्रोल करती हैं डेवलपमेंट को, ठीक है ना। और ये मतलब कि इनमें डिस्टर्बेंस अगर हो जाएगा तो बॉडी के जो डिज़ाइन और जो शेप है उसमें बदलाव या चेंजेस जो है वो आपके आ सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको। आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट एक्जैक्टली इज द होम्योटिक जीन्स, ठीक है ना। तो आपको मालूम पड़ गया कि म्यूटेशन इन द होम्योटिक जीन रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ वन बॉडी पार्ट इनटू अनदर। ये बात आपको याद रखनी है कि म्यूटेशन इन होम्योटिक जीन रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ वन बॉडी पार्ट टू अनदर। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है कौन से जीन्स में म्यूटेशन के कारण, तो आपको याद रखना है दैट इज द व्हाट, होम्योटिक जीन्स, ठीक है। अब इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों, ठीक है ना, आप नोट कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे अब हम बात कर लेते हैं ओनको जीन्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ओनको जीन्स के बारे में। ओनको जीन्स क्या हैं, ओनको जीन्स होते हैं बच्चों, ट्यूमर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर फॉर्मिंग जीन्स नोन एज ओनकोजीन्स। यानी कोई सेल जब भी ट्यूमर बनाती है, जब इसकी एक्सेसिव ग्रोथ होती है, तो उसके पीछे कारण होता है कि उसके अंदर ये हो सकता है कि उसके अंदर ओनकोजीन्स पाए जा सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब अगर मान लो कि ये ओनकोजीन अगर वायरस में पाए जाते हैं, ओनकोजीन्स अगर वायरस में पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो ओनकोजीन इन वायरस, ठीक है, ओनकोजीन इन वायरस, तो हम इनको क्या कहते हैं, वी ओनकोजीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वी ओनकोजीन। याद रखना, अगर ओनकोजीन वायरस में पाए जाते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, वी ओनकोजीन, ठीक है ना। और जो आपके होस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओनकोजीन इन होस्ट सेल, तो उनको हम क्या कहेंगे, सी ओनकोजीन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सी ओनकोजीन, ठीक है। समझ में आ गई बात। और ये जो सी ओनकोजीन जो होते हैं, ठीक है ना,
ये आपके नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं किसकी फॉर्म में, प्रोटोओन्कोजीन के अंदर। प्रोटोओन्कोजीन मतलब एक तरह से आपकी इनएक्टिव फॉर्म हो गई, ठीक है ना, प्रोटोओन्कोजीन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जैसे कोई भी बॉडी के अंदर वायरल ऑन्कोजीन्स अगर आ गए तो वो इनको एक्टिवेट कर सकते हैं जो हमारे होस्ट सेल के अंदर जीन्स प्रेजेंट है। या फिर जैसे मान लो कोई भी हम टोबैको प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन हो गया या कुछ केमिकल्स हो गया, कोई बायोलॉजिकल कारण हो गया, तो जो हमारी सेल्स के अंदर अगर मान लो किसी की कोई सेल है, हम कहते हैं ना कि जैसे कोई कहता है कि भाई मेरे दादाजी ने मतलब कि 90 साल के हो गए, वो हुक्का पी रहे थे, उनको कभी कैंसर नहीं हुआ। तो हो सकता है कि उनकी बॉडी की सेल्स में वो इस तरह के जो ओन्कोजीन्स प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है ना। अब मान लो जिसके बॉडी के अंदर मान लो कि प्रोटो ओन्कोजीन्स प्रेजेंट है, मान लो कि उसके बॉडी के अंदर ट्यूमर वाले जीन्स प्रेजेंट है और इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन अगर उसने ऐसी कोई भी चीज़ ले ली जो टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, या फिर मान लो कोई पॉल्यूटेंट्स हो गए, या कोई भी केमिकल, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तो वो इनएक्टिव जीन्स को एक्टिवेट कर देगी और उसकी वजह से उसको कैंसर की प्रॉपर्टी जो है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। बट आपको तो नहीं पता है ना कि आपके बॉडी के अंदर ओन्कोजीन्स प्रेजेंट हैं या नहीं, प्रोटो ओन्कोजीन्स प्रेजेंट हैं या नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए और अवॉइड रहिए और अपने आप को सेफ रखिए, बिकॉज यू डोंट नो वेदर यू हैव दीज जीन्स इनसाइड योर बॉडी और नॉट। आपको तो नहीं पता होता, इसीलिए आपको खतरा हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर नहीं है तो उसको ऐसा भी नहीं है कि वो और हार्म नहीं करते। आप कोई कहता है कि मैं जीन का पता कर लूँ फिर मैं ये सब करता रहूँ, तो नहीं बेटा, उसके दूसरे हार्मफुल इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट माई दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, ठीक है ना। और बाकी आपने जो भी फीडबैक है बेटा, आपका जो भी फीडबैक रहेगा वो थोड़ा मेरे को मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ उसको जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेटा अपना प्यारा फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू बेटा।